तो इस लास्ट लेक्चर में अपने जो डी ब्लॉक तत्व है व एफ ब्लॉक तत्व है इनका अपने सामान्य गुणों के बारे में बात की थी। आज अपने इसके विशेष गुणों के अपने एक एक गुण धर्म को लेकर चलते हैं। तो हमारे जो डी ब्लॉक तत्व थे उनकी 4 श्रेणियां थी। वो कौन कौन सी थी? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है, तो इन 4 श्रेणियों में 10-10 तत्व थे। तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3D श्रेणी का अध्ययन करते हैं जो हमारे सिलेबस में रखी गई है। तो इस 3D श्रेणी के अंदर हमारे पास 10 तत्व हैं। तो इन तत्वों की अगर अपने बात करें, जिसमें हमने कहा था जिंक जो है उस जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता है इसकी अपने परिभाषा पहले ही बता दी थी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और जिंक को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो अपने इनके गुण धर्मों की बात करें तो हमारे पास जो गुण धर्म आता है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का है? तो अपने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर देखें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाता है? n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। n-1 का क्या अर्थ है? क्योंकि अपने पता है कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? जो हमारा उपांत्य जो कोश होता है उस उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाने की वजह से इसको अपने क्या नाम दिया गया है? n-1 नाम दिया गया है। ठीक है, और s में जो मुख्य ऊर्जा स्तर है हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखा जाए अगर एक एक तत्वों की बात की जाए ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है हमारे पास? 21। तो इसको अगर देखा जाए तो इससे पहले जो उत्कृष्ट गैस है वो आर्गन और 3d1 इसका जो हो जाएगा तो ये इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है जो हमारे 3D श्रेणी के जो तत्व हैं। ठीक है, तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के अंदर अपने देखें तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस कुछ जो हमारा जो नियम था उस नियम से कुछ अलग प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। वो तत्व कौन कौन से हैं? एक तत्व तो हमारे पास क्रोमियम है और दूसरा तत्व हमारे पास कॉपर है। ठीक है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को अगर ध्यान देखें तो जो नियम के आधार पर ये नहीं चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो क्रोमियम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया या कॉपर का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपने से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों तत्व हैं वो दोनों तत्व जो सामान्य जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपने को क्या दर्शा रहे हैं? विषमता दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये चीज भी आ सकता है कि इनके जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो विषमता पाई जा रही है उस विषमता के पाए जाने का कारण क्या है? तो पहला कारण तो आपको पता है कि जब अपने आफबाउ रूल करते हैं उस आफबाउ रूल में अपने पता है कि जो हमारे पास अर्धपूरित वह जो पूर्ण पूरित कक्षक है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है वो अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो D क्या हो जाता है? अर्धपूरित। S भी क्या है? अर्धपूरित है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अगर क्रोमियम का अगर आपने इस प्रकार का अगर दिखाना चाहें जैसे आर्गन 3d4 4s2 से स्थायित्व इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपने को क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है।
अबव नियम के अनुसार अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके कारण से यहाँ पर क्रोमियम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित नहीं करता। इसी तरह से कॉपर की अगर अपने बात करें तो कॉपर में अगर अपने जो इसका दिखाएं कि आर्गन 3d9 4s2, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो D है वो पूर्णपूरित नहीं है, जबकि यहाँ पर D क्या है, पूर्णपूरित है। तो D में दोनों में से स्थायित्व किसका हो गया, इसका स्थायित्व ज्यादा हो गया। इसी तरह से 4s2 यहाँ पूर्णपूरित है और यहाँ पर क्या अर्धपूरित, तो यहाँ पर एक पूर्णपूरित है एक अर्धपूरित है, जबकि यहाँ पर ये नहीं है जबकि ये है। तो कह रहे हैं इसकी तुलना में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला आपने कहा कि जो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होने के कारण से क्रोमियम व कॉपर में इस प्रकार की विषमता पाई जाती है। दूसरा आपने यहाँ पर कहें, अगर दूसरे अपने इसका रीजन बताएं तो दूसरा रीजन हमारे पास बनता है कि जो 3D और 4s जो उपकोष है, ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा रीजन बताएंगे कि हमारे पास जो 3D व 4s जो उपकोष है, इन उपकोषों में जो ऊर्जा अंतर है वो ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा कम होता है। तो अलग अंतर पाया जाता है, बहुत ही कम अंतर पाया जा रहा है, जिसके कारण से जो S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, D उपकोष में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो इन संक्रमण तत्वों की जो 3D श्रेणी है, जिसका जो मुख्य ऊर्जा स्तर अगर अपने बात करें तो ऊर्जा स्तर तो हमारे पास चौथा चल रहा है, लेकिन श्रेणी हमेशा एक कम की रहती है क्योंकि n-1 कहा जाता है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एग्जाम में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अपने प्रश्न मिल जाते हैं और क्रोमियम और कॉपर पर एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो संक्रमण तत्व है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर ली। अब अपने कहते हैं कि संक्रमण तत्वों के सामान्य अभिलक्षणों की बात करें कि संक्रमण तत्वों में कौन कौन से सामान्य से लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों की बात करें जिनको अपने आगे डिटेल में स्टडी किया जाएगा। इनकी डिटेल स्टडी भी हमारे सिलेबस में रखी गई है, तो इनकी डिटेल स्टडी की अपने बात करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक क्या है कि जो संक्रमण तत्व अपने पढ़ रहे हैं उन संक्रमण तत्वों के सामान्य, ठीक है, अभिलक्षण। सामान्य मतलब जो सभी में पाया जाता है, ठीक है, सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, विषमता वालों की बात नहीं करेंगे, जो कॉमनली जो सभी तत्वों में पाए जा रहे हैं उनकी बात की जाएगी। यहाँ पर अपने पता है वैसे अगर अपने तत्वों की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो एक ही वर्ग के जो तत्व हैं उनमें समानता पाई जाती है, ये अपने कहा जाता है। जैसे अपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो एक ही वर्ग के तत्वों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। लेकिन जो संक्रमण तत्वों की विशेषता वो वर्ग में समानता नहीं प्रदर्शित करते, वो आवर्त में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास जो स्कैंडियम, ये जो इस तरह से इनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, लेकिन बाकी तत्वों में अगर अपने देखें तो इस तरह से अपने को समानता देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये विशिष्टता है संक्रमण तत्वों की कि संक्रमण तत्व आवर्त में समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो बाकी तत्व हैं वो वर्ग में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो मेन बात होगी। इसके अलावा अपने बात करें कि जो संक्रमण तत्व हैं वो सभी के सभी क्या है, धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहली अगर हमने बात करें कि इनमें जो मुख्य गुण पाया जाता है, मुख्य गुण कौन सा है इनका, कि इनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी होगी, धात्विक प्रकृति के। जितने भी तत्व है वो सारे के सारे धातु है। तो धातु होने के कारण से क्या हो गई, ऊष्मा के, और दूसरी अपने बात करें कि विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। दूसरी अपने बात यहाँ पर कर दी कि ये जो तत्व है वो आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों की भांति लंबवत समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, बिल्कुल ये, जबकि कैसे समानता प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरा जो मेन मुख्य बात है इसकी कि इनमें जो समानता पाई जाती है वो समानता कैसे पाई जाती है, क्षैतिज समानता पाई जाती है, मतलब आवर्त में समानता पाई जाती है, जबकि बाकी तत्वों किसमें करते हैं, लंबवत समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये संक्रमण तत्वों का मुख्य गुण अपने कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें कि ये जो तत्व है वो एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात करें तो ये क्या करते हैं कि इनकी जो एक से ज्यादा प्रकार की क्या प्रदर्शित करेंगे, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इसके अंदर अपवाद भी अपने करेंगे कि जो स्कैंडियम है और जो जिंक है, जिंक को तो वैसे संक्रमण तो कहा ही नहीं जाता है, तो ये जो स्कैंडियम है वो एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। स्कैंडियम में सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही पाई जाती है। अपवाद आएगा तो अपने सामान्य गुणों की बात करें तो अपवाद की एक बार अपने बात देख करेंगे, जब ऑक्सीकरण अवस्था में डिटेल में कहा जाएगा तब हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जो संक्रमण तत्व है वो एक से ज्यादा प्रकार की क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में बात करें कि इनमें जो है उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है।
उत्प्रेरकों के रूप में व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं, जैसे अपने पढ़ते हैं जो हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में जो परिवर्तित किया जाता है, आपने एक सामान्य से एक अभिक्रिया पढ़ी है 11th क्लास में, तो वहां पर जो उत्प्रेरक के रूप में अपने किसको काम में लेता है, निकल को काम में लिया जाता है, प्लेटिनम को काम में लिया जाता है। तो निकल प्लेटिनम ये जो है वो संक्रमण तत्व हैं। तो संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये डिटेल देखी जाएगी अपने पास यहाँ पर। तो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात सक्रियण ऊर्जा में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो विषमांगी उत्प्रेरण का इनमें गुण पाया जाता है। फिर ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये इनका एक मुख्य गुण है कि ये किसका निर्माण करेंगे, संकुल यौगिकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, संकुल यौगिक मतलब हमारा जो चैप्टर बनेगा 9 चैप्टर बनेगा, वहां बहुत ज्यादा डिटेल आ जाए, लेकिन ये क्यों बनाते हैं इसकी भी अपने डिटेल करेंगे। तो जितने भी अपने सामान्य लक्षण बता रहे हैं, इन सामान्य लक्षणों को अपने डिटेल में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। फिर जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। अगला गुण कौन सा होता है इनका, कि जो संक्रमण तत्व उनकी प्रकृति कैसी होती है, रंगीन प्रकृति के संक्रमण तत्व हो जाते हैं, रंग पाया जाता है इनमें। इनके जो यौगिक होते हैं वो यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। फिर इसके बाद में इनमें अनुचुंबकीय गुण भी पाया जाता है। तो 7वां जो पॉइंट आता है वो क्या है, इनमें अनुचुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, चुंबक के प्रति क्या करते हैं, आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। जब भी इनको चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो ये उसके प्रति क्या करते हैं, आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करेंगे ये अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतरकाशी यौगिकों का मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल की जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है, उस निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर जो रिक्तियां पाई जाती हैं, उन रिक्तियों में ये संक्रमण तत्व मौजूद होते हैं। तो इन तत्वों को क्या कहा जाता है, अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है। अगला गुणधर्म आपसे बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं ये डिटेल में अपने अध्ययन का विषय बनेगा। तो मिश्र धातु जैसे पीतल है, कांसा है, तो ये हमारे पास क्या है, मिश्र धातु हैं। तो ये जो मिश्र धातुएं हैं हमारे पास, जो पीतल है जैसे अपने कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो मिश्र धातुओं का जो निर्माण है वो संक्रमण तत्वों से ही होते हैं। ठीक है, अंतिम जो गुणों में इनमें बात करेंगे, जो ये जो तत्व है सभी लगभग क्या होते हैं, मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक वाले या क्वंथनांक वाले होते हैं। तो इनका गलनांक क्वंथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ये कठोर होते हैं। ठीक है, सामान्य रूपों से बात कर रहे हैं। आप जैसे मरकरी की बात कर दो, सर आपने कहा था मरकरी जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो कठोर कैसे होगा। तो इनका सामान्य गुणों में बात करें तो इनका उच्च गलनांक व क्वंथनांक होगा। तो ये जो सामान्य रूप से अपने 10 गुणधर्मों की बात करी, तो ये 10 सामान्य गुणधर्म है, इनको अपने एक एक करके क्या किया जाए, डिटेल में पढ़ा जाएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास को अपने कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया और सामान्य ये 10 गुण हो गए। तो इनको अपने डिटेल में जो एक एक करके अपने इसको अध्ययन किया जाएगा। तो अपने यहाँ पर सामान्य जो गुणों की बात कर रहे हैं वो पहला इसमें लेकर चलते हैं कि जो संक्रमण तत्वों की अपने परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या के बारे में देखें। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में अध्ययन करते हैं कि इनके परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या क्या होती क्या है। सबसे पहले बात करें तो अपने पास बात करते हैं कि ये हमारे पास किसी परमाणु का नाभिक है और ये इसके क्या हो गए, ऊर्जा स्तर हो गए। तो अपने कहते हैं कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास ये अंतिम तीसरा उपकोश है, तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है, उस दूरी को क्या बोला जाता है, परमाणुीय त्रिज्या। और अगर ये जो परमाणु आयन के रूप में है, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, आयनिक त्रिज्या कह दिया जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, परमाणुीय त्रिज्या कहा जाता है। और यदि ये आयन के रूप में है तो इसको क्या कह देंगे, अपने आयनिक त्रिज्या कह दिया जाएगा। अपने को पता है यहाँ पर ये धातुएं हैं, तो धातु होने के कारण से किसका निर्माण करेगी, धनायन का निर्माण करेगी। ऋणायन का निर्माण तो कर ही नहीं सकते संक्रमण तत्व। तो धनायन का निर्माण करने के कारण से अपने को पता है कि जो धनायन की जो त्रिज्या है वो परमाणुीय त्रिज्या से सदैव क्या होती है,
कम होती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि आयन में ये कैसा बनाएगा, धन आयन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर इनके परमाणुीय अवस्था से इनकी जो आयनिक अवस्था है उनकी त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो परमाणुीय त्रिज्या हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और आयनिक त्रिज्या क्योंकि ये धनायन का निर्माण कर रहे हैं तो ये क्या होगी, इनकी कम होगी। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। अगर अपने बात करते हैं यहाँ पर कि जिंक है और इसकी जो आयनिक अवस्था कौन सी है, Zn+2 है, तो दोनों में से त्रिज्या बड़ी किसकी होगी, तो अपने पता है जिंक की त्रिज्या ज्यादा होगी क्योंकि जिंक परमाणु अवस्था में और Zn+2 किस रूप में हो गया, आयनिक अवस्था के रूप में हो गया। तो परमाणुीय अवस्था की जो त्रिज्या है वो आयनिक अवस्था की त्रिज्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये तो परमाणुीय आयनिक त्रिज्या की अपने बात कर ली। अब यहाँ पर जो अपना जो मेन फोकस है कि अपने बात करें कि अपने कहा कि इनके जो गुणधर्मों में जो समानता पाई जाती है वो कैसे पाई जा रही है, हमारे पास एक आवर्त में इनमें समानता पाई जा रही है। तो आवर्त में अपने कहें कि इन तत्वों, जैसे अपने 3D श्रेणी हमारा अध्ययन का विषय रह रहा है, तो अपने कहें कि इस 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर परमाणुीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अपने बात करते हैं। तो अपने पता है एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, अपने पता है कि जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने से अपने को पता है कि जो परमाणुीय त्रिज्या है वो परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अपने को पता है कि जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, तो इस तरह से अपने 21, 22, 23 इस तरफ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक बढ़ा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या हुआ, नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो गई, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण से क्या होगा कि जो हमारा जो नाभिक है वह नाभिक बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को वो नाभिक कहाँ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण से क्या आ जाएगी, परमाणुीय त्रिज्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणुीय त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। और बाएं से दाएं जाने पर अपने पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में क्या आ गई, कमी आ गई। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज और आती है मेन, जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है इसके अंदर, वो क्या बनती है, इसका परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पर अपने देखा जाए तो जैसे ही अपने यहाँ पर जो डी ब्लॉक तत्व है, इन डी ब्लॉक तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे अपने पता है ये हमारे पास कौन सा हो गया, फोरस हो गया, और ये कौन सा कोश हो गया, 3D कोश हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, फोरस कोश में भरे जाएंगे, उसके बाद में एक एक करके किस में भरेंगे, 3D कोश में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 4s2, फिर क्या शुरू होता है, 3D1, 3D2, 3D3। तो पहले किस में भरे गए, मुख्य ऊर्जा कोश में भरे गए, उसके बाद में किसमें भरे जाते हैं, उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जो उपांत्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होने के कारण से वो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन मतलब n- उपांत्य कोश का अपने पास जो मतलब था, वो उपांत्य कोश से अपने अर्थ क्या निकाला गया था कि उपांत्य कोश किसको बोला जाता है, n-1। ठीक है, तो n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s इलेक्ट्रॉन या ns इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण से जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूल अवस्था से थोड़ा कहां चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर n-1d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को भरने के कारण से क्या होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण को बढ़ने को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कि आपने कहा कि जो उपांत्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रतिकर्षण को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है वो समझ में आ गया। और इस परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने के कारण से क्या हुआ कि जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ने के कारण से हमने कहा कि परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है,
बढ़ रही है, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण से क्या हो रही है, परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है। तो एक चीज परमाणु त्रिज्या को घटा रही है और दूसरी चीज परमाणु त्रिज्या को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो जैसे जैसे हमने कहा कि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो हमारे पास परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाते हैं, हमारे पास बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो 3D संक्रमण श्रेणी है उस 3D संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु त्रिज्या है उसमें विषमता आ गई। कैसे विषमता आ गई, तो पहले तो नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण से पहले त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता गया, तो परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने के कारण से क्या हो गया कि परमाणु आकार लगभग क्या हो गए, समान हो गए, और अंत में परमाणु जो नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से क्या हो गया कि जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ कि अपने ये कह सकते हैं कि पहले कम फिर समान फिर बढ़ता, तो जितना पहले कम हुआ उतना ही बाद में क्या हो गया, जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास मेन लाइन थी परमाणु आकार की, तो इससे पहले क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, और इससे पहले क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जितनी पहले कमी हुई उतनी फिर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अपने ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्रभावों के कारण से संक्रमण तत्वों के जो परमाणुीय आकार है वो लगभग समान होते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय आकार लगभग समान रहते हैं, या ऐसे भी कह सकता है कि पहले आकार में कमी आती है फिर बराबर और फिर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, तो हमारे पास दो कारण हो गए। पहला कारण कौन सा हुआ, नाभिकीय आवेश, और दूसरा कारण कौन सा बन गया हमारे पास, परिरक्षण प्रभाव। तो इन दोनों प्रभावों के आधार अपने कह सकते हैं कि इनके जो परमाणुीय आकार है वो परमाणुीय आकार लगभग समान पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद में अपने दूसरा जो इसमें गुण लेकर चलते हैं वो दूसरा गुण है हमारे पास आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देखें। तो अपने पास क्या होती है आयनन ऊर्जा, किसी विलगित गैसीय परमाणु के, अब विलगित शब्द तो आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है, आइसोलेट, ठीक है, हमने आइसोलेट करते हैं मतलब पृथक कर देना, सामान्य जो झुंड है उस झुंड से उसको क्या कर देना, अलग कर देना। तो किसी विलगित, क्योंकि अपने पता है परमाणु संयुक्त रूप से अगर है तो उसको क्या कर दिया जाए, विलगित पृथक कर दिया जाए, और उसको अगर वो ठोस या द्रव अवस्था में है तो उसको गैसीय अवस्था में लेकर आना है, ठीक है। तो आपने कहा किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए हमारे को जो आवश्यक ऊर्जा है उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। तो आपने कहा कोई धातु है, उस धातु के बाह्यतम कोश में से अपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धातु आयन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को अपने क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा, या अपने इसको क्या बोलते हैं, आयनन विभव कहा जाता है। समझ में आ गया आपको, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। और ये जो आयनन ऊर्जा है, जो आयनन विभव, वो किस पर निर्भर करती है, अपने कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास त्रिज्या पर निर्भर करती है, परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या पर आयनन ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो अगर अपने इस एग्जाम में पूछा जाए कि जो आयनन ऊर्जा या जो आयनन विभव है वो किस पर निर्भर करती है, इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, तो अपने कह रहे हैं कि ये परमाणु की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और अब अपने पता है कि यहाँ पर अपने संक्रमण तत्वों की बात लेकर चल रहे हैं। तो संक्रमण श्रेणी के अंदर बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय आकार क्या रहते हैं, लगभग समान रहते हैं। तो परमाणुीय आकार जब लगभग समान है तो परमाणु आकार जब समान है और आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, परमाणु त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। तो आपने ये कह दिया कि जब परमाणु के आकार लगभग समान है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है वो आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, लगभग समान हो जाएगी, ठीक है। अर्थात इनकी आयनन ऊर्जा में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, सभी तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है वो लगभग क्या होती है, समान होती है। ये जो आयनन ऊर्जा है जो इनमें अंतर है वो बहुत ही कम है, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का अंतर पाया जाता है। तो बहुत ही कम अंतर इनकी आयनन ऊर्जाओं में अपने को देखने को मिलता है,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि आयनन ऊर्जा, अपने से एग्जाम में पूछा जाए कि संक्रमण तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है उसके मान लगभग समान होते हैं। क्यों? तो अपने यहाँ पर कह देंगे जो आयनन ऊर्जा है वो परमाणुीय आकार पर निर्भर करती है और संक्रमण तत्वों के जो परमाणुीय आकार है वो लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर बात करें कि जो कॉपर और जो स्कैंडियम है वो जो तत्व है उनके अलावा अगर अपने देखा जाए तो सभी तत्वों में जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और क्रोमियम और कॉपर के अंदर अपने बात करें तो द्वितीय आयनन विभव का मान जो अपने को क्या पता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो कॉपर और क्रोमियम में बात करें तो क्रोमियम में क्या होता है 3d5 और कॉपर में क्या होता है 3d10। तो ये दो इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण से इनकी जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का जो मान है वो अन्य तत्वों की तुलना में क्या होता है, सदैव उच्च होता है। ठीक है, तो अगर अपने से एग्जाम में पूछा जाए कॉपर और क्रोमियम की जो आयनन ऊर्जाओं के मान उच्च क्यों होते हैं, तो अपने यहाँ पर क्या कहेंगे कि इनके जो विन्यास है वो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित प्रकार के होने के कारण से ऐसा इनमें लक्षण देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर कहा कि जो संक्रमण तत्व है वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, एक धात्विक चमक पाई जाती है। तो इनकी जो धात्विक संरचना है वो अपने कह सकते हैं कि इनकी धात्विक संरचना BCC प्रकार की, HCP प्रकार की और FCC प्रकार की। ये संरचनाएं अपने फर्स्ट जो चैप्टर है ठोस अवस्था वहाँ पर अपने क्लियर करते हैं कि जो BCC, HCP और CCP संरचना क्या होती है। तो ये इस प्रकार की इनमें संरचनाएं विशेष प्रकार की अपने जो संकुलित संरचना इसमें पाई जाती है। फिर अपने यहाँ पर कहें कि जो मैग्नीज है वो मैग्नीज में क्या होता है हमारे पास D5 इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है। D5 इलेक्ट्रॉन विन्यास पाए जाने के कारण से उसकी जो संरचना है विशेष संकुलित संरचना उसकी होती है। ठीक है, तो मैग्नीज की विशेष संकुलित संरचना क्यों होती है, इसका आंसर क्या है, इसमें D5 इलेक्ट्रॉन विन्यास पाए जाने के कारण से इनकी विशेष संकुलित संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करें कि इनमें जो बंध होंगे वो कैसे होंगे, धात्विक बंध होंगे। इनके तत्वों के बीच में जो बंध पाए जाते हैं मैग्नीज मैग्नीज, तो इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, आपने कहा कि धात्विक बंध की इनमें प्रबलता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण से इनमें क्या पाई जाएगी, धात्विक बंध में क्या पाई जाती है, प्रबलता पाई जाती है। और इनमें धातु है तो धात्विक क्या पाई जाएगी, चमक पाई जाएगी। इसके अलावा इनमें कठोरता का गुण भी पाया जाएगा। इनका जो गलनांक है वो उच्च होगा, क्वंथनांक उच्च होगा। ठीक है, और इनकी जो कण आपने कह सकते हैं कि आघात वर्धनता का गुण पाया जाएगा, क्योंकि सामान्य धातुओं के गुण हैं। तन्यता का गुण पाया जाएगा। तो ये सारे गुण इनके पाए जाते हैं। इनकी जो कणन एंथैल्पी है, ठीक है, इनकी जो कणन एंथैल्पी है वो कणन एंथैल्पी मतलब इनको कणों में विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा है वो ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि इनमें डी में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे धात्विक बंध क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। ये अपने बात कह चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्कैंडियम से अगर अपने मैग्नीज तक जाते हैं तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और उसके बाद में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किस में परिवर्तित होना चाहते हैं, युग्मित में युग्मित होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहां तक तो अपने क्या हुआ कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। और उसके बाद में क्या होनी शुरू हो जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होनी शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो इनकी कणन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है और उसके बाद में इनकी कणन एंथैल्पी के मान में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्रोमियम तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि बढ़ रही है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाते हैं, युग्मित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, युग्मित पाए जाते हैं। तो जिंक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण से उसकी कणन एंथैल्पी का मान 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास धात्विक प्रवृत्ति की अपने बात कर ली कि इनमें धात्विक प्रवृत्ति किस प्रकार से
पाई जाएगी। तो ये हमारे धात्विक प्रवृत्तियों के बारे में बात आ जाती है। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। अपने ये भी आ सकता है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो जो हमारे पास जो कठोरता है, धात्विक कठोरता है, वो बढ़ती है और उसके बाद में इनमें क्या होने शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है। तो धात्विक कठोरता में पहले वृद्धि और फिर कमी आने का जो कारण रहा, वो कारण क्या रहा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपने कहा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्रोमियम में 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाते हैं, युग्मित होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से इनकी धात्विक कठोरता में कमी आना प्रारंभ हो जाती है।